वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर विच अफेक्ट द सोलर इंसोलेशन, यानी कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। साथियों, ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 23 है, जिसमें हम क्लास 24 को देखने वाले हैं। साथियों, यदि आपको मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा पीडीएफ आप ले सकते हैं यहाँ से। साथियों, ये बाइलिंगुअल क्लास चलने वाली है, दोनों भाषाओं में होगी, जिसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई भी इशू नहीं है, आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, समय को ना वेस्ट करते हुए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम ज्योग्राफी में दो मतलब बुक्स को फॉलो करते हैं। एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक है जो क्लास 11th की है, और फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की बुक है। इसको आप अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम ये वाली बुक को तो ले ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। यानी कि एज इट इज लाइन उठ के यूपीएससी आपसे पूछ लेती है यहां से। ये बुक थोड़ी सी एडवांस है, जो इसमें बहुत ही एलेबोरेट चीजें नहीं की गई हैं, उसको इस बुक से हम विस्तार करके बताते हैं साथियों। तो ये दोनों ही बुक अपने आप में बहुत ही रेपुटेटिव बुक हैं। आप ये वाली बुक को तो आपको फॉलो ही डिक्टो लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी यहाँ की, यानी कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन याद तो तब कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो साथियों। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो ज्यादा दिन तक या ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, जो भी आप फैक्ट याद करेंगे, और आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। भले ही समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे रटने की कोशिश करेंगे तो वो चीज आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो साथियों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फैक्टर विच इफेक्ट द इंसोलेशन में कल ही हमने क्लास में बताया था सौरिक विकिरण क्या है, सोलर रेडिएशन क्या है। यानी कि साथियों, सूर्य से निकलने वाले सारे विकिरण को हम सौरिक विकिरण कहते हैं। वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में निकलते हैं। पिछली क्लास में शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव में मैंने डिफरेंस बताया, दीर्घ तरंग और लघु तरंग में क्या अंतर होता है, ये मैंने पिछली क्लास में क्लियर किया। और साथियों, पिछली क्लास में ये मैंने बताया कि सूर्य तक क्या चीज होती है, जो सन से एनर्जी मतलब जो सन से सभी तरफ सभी दिशाओं में एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे तो हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। लेकिन सोलर रेडिएशन का वो भाग जो पृथ्वी तक पहुंचता है, उसे हम इंसोलेशन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर आने वाला सौरिक विकिरण का भाग किस नाम से जाना जाता है साथियों? सूर्य के नाम से जाना जाता है। और यहां पर आप जान रहे हैं सौरिक विकिरण क्या चीज है। तो चलिए साथियों, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और यहां पर सबसे पहले हम लोग सोलर कांस्टेंट को समझते हैं। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि सौर स्थिरांक क्या होता है साथियों? इसे लैंजली में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। सोलर कांस्टेंट क्या है? एनर्जी रिसीव्ड ऑन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर इन पर मिनट कॉल्ड एज सोलर कांस्टेंट। यानी कि सौर स्थिरांक पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर प्रत्येक मिनट में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे सौर स्थिरांक कहते हैं। अब आइए इसको हम समझते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए साथियों, ये हमारा क्या है? अर्थ है, ठीक है। और अर्थ का ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर है। यहां से सन से एनर्जी आ रही है, सन से एनर्जी आ रही है, ठीक है भाई, सन से एनर्जी आ रही है। अब यहां पर साथियों समझिएगा, ये इतना एरिया हम ले लेते हैं। ये एरिया मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। और 1 मिनट में हम देखेंगे, 1 मिनट में इस पूरे एटमॉस्फेयर के अपर एरिया पर 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर जितनी इंसोलेशन प्राप्त होती है, जितनी भी इंसोलेशन प्राप्त होती है साथियों, इसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 कैलोरी। क्या कह रहा है सौर स्थिरांक? पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल पर, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर प्रत्येक मिनट में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रत्येक मिनट में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे सौर स्थिरांक कहते हैं साथियों। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल पर 1 वर्ग, तो देखिए ना, पृथ्वी का वायुमंडल सबसे ऊपरी वाला भाग है। तो ये देखिए, ये अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर ये पूरा का पूरा। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, यानी कि स्क्वायर मीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर
तो 1 मिनट में, 1 मिनट में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आ गया? सौर स्थिरांक की वैल्यू 2 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो। जाहिर सी बात है, जब हम मिनट में देखेंगे, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में देखेंगे और कैलोरी में देखेंगे तो इसकी वैल्यू यही आती है, 2 कैलोरी। वैसे होती है लगभग 1.94 कैलोरी। समझ रहे हैं? हम इसको 2 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। साथियों, इसको लैंजली ने व्यक्त किया था, इसीलिए इसे टू लैंजली के नाम से भी व्यक्त किया जाता है। तो इतना बड़ा यूनिट की कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको सीधे आप लैंजली लिख सकते हैं। तो अब से कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि लैंजली क्या होता है, तो आपको बताना है सोलर कांस्टेंट की यूनिट है। सोलर कांस्टेंट की यूनिट है। उम्मीद है साथियों यहां तक बेहतर समझ में आ गया है। अब साथियों हम बात करेंगे सोलर कांस्टेंट को प्रभावित करने वाली कारक। यहां पर देखिए दिन की अवधि लिखा है, लेंथ ऑफ द डे, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक गतियां लिखा है। ये आप बहुत अच्छे से साथियों जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। समझ रहे हैं? केपलर्स लॉ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी एक प्लेनेट है, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है साथियों। और जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो सूर्य उसके एक फोकस पर स्थित होता है। साथियों ये इलिप्टिकल पाथ है, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। इसको हम केपलर्स लॉ में बहुत अच्छे से बताएंगे जब फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है? दीर्घ वृत्ताकार, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के दो फोकस होते हैं, एक यहां फोकस और एक यहां फोकस। ये फोकस कैसे बनते हैं ये हम केपलर्स लॉ में डिस्कस करेंगे। साथियों यहां ज्योग्राफी के सेगमेंट पर बात कर रहे हैं, तो यहां हम फोकस कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, कैसे मूव करते हैं, इस पर हम नहीं बात करेंगे। बस ये समझिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। बात समझ में आया? सन उसके एक फोकस पर स्थित होता है, यानी कि कभी पृथ्वी साथियों पास में आती है, कभी दूर भी जाती है। और इस क्रम में ये चीज आपको याद होनी चाहिए साथियों, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच में इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये क्या है भाई? हमारी पूरी पृथ्वी, मान लीजिए हम पूरा गोला बना दे रहे हैं। ठीक है? ये कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये कैप्रिकॉन है। ये कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये साथियों कैप्रिकॉन है 23.5 डिग्री साउथ में, कैप्रिकॉन। और बीच में क्या है भाई साहब? इक्वेटर है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सूर्य तो चक्कर नहीं लगा रहा है, इसके चारों ओर कौन घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है। इसके चारों ओर कौन सी घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है। बात समझ में आया? और साथियों हमने आपको जब थर्मल बेल्ट पढ़ाए थे, वक्स को पढ़ाए थे, तो वहां भी ये चीज मैंने डिस्कस किया था। सूर्य जब भी आप देखोगे सूर्य गति नहीं करता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो कभी पृथ्वी के सामने, कभी सूर्य के सामने पृथ्वी की कर्क रेखा यानी कि कैंसर वाला भाग, कर्क रेखा सामने आ जाता है। बात को मैं अपनी फोटो हटा दे रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। मैं यहां पर, चलो, तो मैंने अपना वीडियो हटा दिया है, 1 मिनट में देख लूं। हाँ ठीक है साथियों, यहां पर देखिए, कभी सन के सामने कर्क रेखा सामने आ रहा है, कभी सन के सामने कौन आ रहा है भाई? इक्वेटर सामने आ जा रहा है। कभी सन के सामने कौन आ जा रहा है भाई? कैप्रिकॉन सामने आ रहा है। तो सन की जो भी डायरेक्ट रेज होती हैं साथियों, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही होती हैं। ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच में होती है, कैंसर से कैप्रिकॉन के ही बीच में इनकी डायरेक्ट रेज होती है। इसीलिए साथियों ये जो क्षेत्र है बहुत तेजी से गर्म होता है, इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, इसे ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। यहां बात समझ में आया? कब सन की किरणें कहां पर रहती हैं ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया है। चलिए, अब अगर हम देखेंगे कि भाई सन की 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर को सन की किरणें जो होती हैं साथियों, इक्वेटर पर रहती है। 23 सितंबर सन की किरणें कहां रहती हैं? इक्वेटर पर। कभी कभी सन की किरणें कहां चली जाती हैं? कर्क रेखा पर। 21 जून को। कभी कभी सन की किरणें कहां रहती हैं? मकर रेखा पर। कब? 22 दिसंबर में। क्या सन तीन हो गए? नहीं भैया, सन एक ही है। सन के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है,
पृथ्वी का कभी कर्क रेखा सूर्य के सामने आ जा रहा है, कभी मकर रेखा सामने आ जा रहा है, कभी इक्वेटर यानी कि कभी इक्वेटर विषुवत रेखा, कभी कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, कभी कैंसर यानी कि कर्क रेखा सूर्य के सामने आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो साथियों होता क्या है इस पर, इससे कैसे सोलर इंसोलेशन पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा यार। अगर 21 मार्च 23 सितंबर को सन की किरणें मैंने कहा बताया इक्वेटर पर होंगी, समझ रहे? तो यार देखो, पूरी पृथ्वी पे बराबर इंसोलेशन प्राप्त होगा, ये जान लीजिए। क्योंकि पृथ्वी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर में अगर हम देखेंगे, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर सदर्न हेमीस्फीयर में लगभग बराबर, चूंकि बिल्कुल सन बीच में है, इसलिए नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर में इंसोलेशन बराबर होगा। तो यहां पर मैं यहां लिख सकता हूं, इस दिन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर एंड सदर्न हेमीस्फीयर, यानी कि साथियों उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध पर बराबर सूर्य तप, बराबर मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होगा। सूर्य तप बोले तो इंसोलेशन बराबर होगा। कोई दिक्कत भाई? किसी को कोई डाउट? इंसोलेशन प्राप्त होगा क्योंकि 21 मार्च 23 सितंबर को इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर डायरेक्ट रेज हैं, इसलिए नॉर्दर्न हेमीस्फीयर सदर्न हेमीस्फीयर में ऐसा नहीं होगा कि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा सूर्य तप प्राप्त हुआ, दक्षिणी गोलार्ध में कम सूर्य तप प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आया? तो बराबर होता है। तो कब बदलता है? तो साथियों ये देखिए, 21 जून को सन की किरणें, अब मैं अपने आप का वीडियो ओपन कर लूं। हाँ, आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज तो क्लियर आ रही, ठीक। साथियों 21 जून को सन की डायरेक्ट रेस कहां पर चमक रही है? कर्क रेखा पर। अब आप देख सकते हैं सन की जो रेज होंगी कर्क रेखा पर डायरेक्ट रेज है, तो आप देख रहे हैं यहां 66.5 के बाद, नीचे 66.5 के बाद सन की किरणें नहीं पहुंच रही, यानी कि साथियों यहां 6 महीने की रातें चालू हो जाती हैं, 6 मंथ की रात यहां होती है, और ऊपर सन की किरणें प्रॉपर तरीके से प्राप्त हो रही हैं। बात समझ में आया? तो आप देख रहे हैं अंटार्कटिका साइड, जो सदर्न हेमी सदर्न पोल के साइड में सन की किरणें नहीं प्राप्त हो रही। ये 6 महीने का क्या कॉन्सेप्ट है? 6 महीने दिन 6 महीने रात का कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनता है। इसको मैं और विस्तार से समझाया हूं जब मैं विंड पढ़ा रहा था, परमानेंट विंड्स। तो वहां थर्मल बेल्ट की हम बात किए हैं, वहां साथियों बहुत अच्छे से बताए हैं। यहां पर मैं इंट्रो देकर ये सिर्फ इंसोलेशन को बता रहा हूं। जब साई जाहिर सी बात है यार, सन कर्क रेखा पर चमक रहा है, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमक रहा है, यानी कि सन की स्थिति नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है, तो यार नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त होगा ना। इस कंडीशन में नॉर्दर्न हेमीस्फीयर उत्तरी गोलार्ध हेमीस्फीयर में इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसी तरफ सूर्य है, ज्यादा होगा। अब इंसोलेशन का मतलब मैंने अभी लिखवाया सूर्य तक, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर शायद इतना पता होगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। कोई दिक्कत नहीं। 22 दिसंबर को यार, 22 दिसंबर को सन की किरणें, सन डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा पर चमक रहा है, और अगर मकर रेखा पर चमक रहा है तो यार सन की ज्यादातर स्थिति सदर्न हेमीस्फीयर में, ऐसे में भैया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर यानी कि आर्कटिक रीजन में सन की किरणें नहीं मिलेंगी। ज्यादातर सन की किरणें कहां टिल्टेड होंगी, कहां पर मतलब डायरेक्ट पड़ेंगी? सदर्न हेमीस्फीयर में। तो यहां हम बोल सकते हैं ना, सदर्न हेमीस्फीयर ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त होगा। बताए, ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त होगा, क्योंकि भैया 22 दिसंबर को सन की किरणें डायरेक्ट कहां चमक रही? मकर रेखा पर। ये देखिए लिखा हुआ है, इस वाली लाइन में पूरा यही लिखा है।
सन की डायरेक्ट रेज कहां इसमें इस समय कहां पड़ेंगी, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून को। जबकि वहीं पर यहां पर क्या देख रहे थे, 21 मार्च 23 सितंबर को सन की किरणें डायरेक्ट रेज ऑन द इक्वेटर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग बराबर इंसोलेशन प्राप्त होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या सूर्य गति कर रहा है? नहीं नहीं, सूर्य अपने स्थान पर है। पृथ्वी जब घूमती है कभी कर्क रेखा सामने आ जाता है पृथ्वी का सूर्य के सामने, कभी मकर रेखा सामने आ जा रहा है। यहां तक समझे? चलिए भाई, यहां तक तो क्लियर हो गया। तो साथियों आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखेंगे भाई किरणों का आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। यहां पर आप देखिए भाई, जैसे अर्थ, जैसे 90 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री से कम है, तिरछी किरणें पड़ रही हैं तो कम सूर्य तक। देखो भैया, यहां सूर्य एनर्जी यहां से जा रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं तो ज्यादा बेटर समझ में आए। ये देखिए सन की किरणें, यह अगर सरफेस पर हमने एक सरफेस पर वो एक रेखा खींची, एक लाइन खींची और यहां से एंगल चेक किया तो 90 डिग्री से कम हो रही है, और पोल पे चले जाएं तो 90 डिग्री से और कम। यानी कि साथियों कहने का आशय है 90 डिग्री से कम होंगी, यानी कि तिरछी किरणें पड़ेंगी तो कम सूर्य तप प्राप्त होगा। 90 डिग्री से लेस, वही टिल्टेड रेज लेस इंसोलेशन मैंने इंग्लिश में लिख दिया। क्यों क्यों साहब, ऐसा क्यों होता है? अरे भाई ये बताओ, यहां पर सन की किरणें जल्दी पहुंच जाती हैं, यहां पर सन की किरणें देखो देर में इतना एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रही है। देखो लिखा हुआ एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रही है। क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रही है। और यहां पर क्या एक्स्ट्रा एरिया कवर हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो यार जब एक्स्ट्रा एरिया कवर करेंगी तो उतना मतलब दूरी तक उतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ना। और डिस्टेंस में क्या होगा? किरणन स्कैटरिंग होगी, वो लाइट की एनर्जी, क्योंकि बीच में जलवाष्प है, धूलकण है, बादल हैं, ऐसे में क्या होगा? वो जो इंसोलेशन आ रहा था, वो जो रेडिएशन आ रहा था, वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होती रहेगी। एक्स्ट्रा रेडिएशन, ये देख रहे हैं, एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रही है। तो जो एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रही है यहां, इसीलिए ये टिल्टेड होने का कारण मेन, अभी यहां पर उतनी, ये देखो इतनी एरिया क्या हुआ है, इतना एरिया क्या है, ज्यादा कवर किया जा रहा है कि नहीं? वहीं पर ये देखिए, अगर यहां पर होती तो ज्यादा एरिया, समझ रहे हैं कि नहीं? 90 डिग्री होगा उतना ही ज्यादा सूर्य तप मिलेगा। मतलब कहने का आशय 90, अगर एंगल 90 डिग्री से कम होता जा रहा है तो तिरछी किरणें होती जाएंगी, धन कम सूर्य तप मिलेगा। If angle is less than 90 degree, then more tilted rays of sun takes place. In this way, this facilitates less insolation. बात समझ रहे हैं? क्या होगा भैया? बहुत कम एनर्जी, बहुत कम इंसुलेशन प्राप्त होगा। तो 90 डिग्री से कम है तो इससे क्यों होगा? क्योंकि भैया स्पेस ज्यादा ट्रेवल किया जा रहा है, स्पेस ज्यादा ट्रेवल किया करना पड़ रहा है। अब जैसे मान लो, ये देखिए, अब ये एक मिनट, ये देखिए यहां से रेडिएशन गया, रेडिएशन गया, ये यहां से रेडिएशन गया, रेडिएशन गया, रेडिएशन गया, ये तो बताओ ये वाला एक्स्ट्रा दूरी तय किया है ना, इसमें क्या इतना एक्स्ट्रा दूरी है? ये तो यहीं पर हो गया। अब बताओ ये एक्स्ट्रा दूरी है कि नहीं? बताओ ये एक्स्ट्रा दूरी है कि नहीं? तो जब एक्स्ट्रा दूरी तय करेगा उतना ही कम 90 डिग्री पर एंगल होगा। बात समझिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? उतना ही एंगल कैसे चेक करते हैं? ऐसे सरफेस पर एक रेखा खींच दीजिए और जितना एंगल आ रहा है उसका इंसिडेंट ले लीजिए, इंसिडेंट एंगल। जितना इंसिडेंट एंगल होगा, मतलब जितना इंसिडेंट एंगल अगर 90 से कम होगा उतना ही तिरछी किरणें पड़ेंगी, टिल्टेड रेस पड़ेंगी, और उतना ही कम सूर्य तप प्राप्त होगा। बात समझ में आया? उम्मीद है साथियों ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपने देख लिया कि कैसे 21 जून 22 दिसंबर का दिन है, किरणों का आपतन कोण भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब उसी आधार पर आप जानते हैं, जैसे साथियों ये भाई कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इतने बीच का जोन ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल जोन में हाई इंसोलेशन प्राप्त होगा, क्योंकि क्योंकि 90 डिग्री से जो इंसिडेंट एंगल होंगे वो लगभग 90 डिग्री के बराबर होंगे, लगभग 90 डिग्री के आसपास होंगे। जैसे जैसे आप साथियों अक्षांश बढ़ते जाएंगे, जैसे ये 23.5 डिग्री, ये 66.5, ये 90 डिग्री नॉर्थ,
तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे वैसे ही रेज टिल्टेड होती जाएंगी। बहुत कम सूर्य तक पोलर जोन को प्राप्त होता है, बहुत कम, वेरी लेस इंसोलेशन प्राप्त होता है। जबकि ये वाला एरिया जो है शीतोष्ण कटिबंध का है, टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन है, यहां मीडियम इंसोलेशन प्राप्त होता है। इसीलिए तो ये वाला यहां पर अगर देखेंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान बना रहता है। यहां साथियों 10 से 18 बना रहता है। ऐसे यहां भी साथियों 10 से 18 बना रहता है। और यहां पर क्या होता है, जीरो से भी कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। अब आइए इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूं भाई। देखिए भाई, देखिए 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान, ये ट्रॉपिकल जोन भैया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कर्क से ऊपर सन जाता नहीं है, मकर से नीचे सन जाता नहीं, यानी कि कैंसर से ऊपर सन मूव नहीं करता है। सन, सॉरी, मैं सन की मूव करने वाली बात ही नहीं है, यानी कि सन की डायरेक्ट रेज कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाती डायरेक्ट होकर, कभी कैप्रिकॉन से नीचे नहीं जाती है। तो कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच का जो टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। जबकि ये टेम्परेट जोन है, ये 10 से 18 है। जबकि इससे ऊपर जाओगे 66.5 से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रहता है। वहीं यहां पर जाएंगे पोलर जोन, वेरी लेस इंसोलेशन प्राप्त होगा। समझ रहे हैं, पोलर जोन यहां भी बहुत कम सूर्य तप प्राप्त होगा। उम्मीद है ये आपको समझ, ये थर्मल बेल्ट आपको जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपको बहुत विस्तार से इसको मैंने समझाया होगा साथियों। समझ गए? तो कहां कहां इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त होगा, कहां कम होगा, ये भी मैंने आपको थर्मल बेल्ट के बेस पर बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस की जब बात करते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की जब बात करते हैं साथियों, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जब सन के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो साथियों कभी पृथ्वी और सन के बीच की डिस्टेंस बड़ी कम हो जाती है। कितनी डिस्टेंस होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। बताएं, सबको क्लियर? और कभी कभी ऐसा होता है कि सन और पृथ्वी के बीच की दूरी, मतलब भाई जाहिर सी बात है, जब पेरीहिलियन के समय पेरीहिलियन के समय पृथ्वी बहुत पास में होती है, लगभग 14.70 करोड़, और जब सन और अर्थ के बीच की दूरी अधिक होती है तो 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है। साथियों इस कंडीशन को एपोहीलियन या एप्सॉर कहते हैं। सौर किस दिन होता है साथियों, 4 जुलाई होता है। आवाज क्लियर आ रही, पहले बताएं आप लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? तो एक तरीके से 4 जुलाई, ये किस दिन होता है साहब, 3 जनवरी। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर ये बताइए, ये मैंने वहां भी समझाया है, जब पृथ्वी एकदम सूर्य के पास में होती है तब तो हमारे यहाँ गर्मियां होनी चाहिए, ये आप ठंडियों वाला समय क्यों लिखे हैं 3 जनवरी? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, सर जब पृथ्वी सूर्य के पास में होगी तब तो हमारे यहाँ गर्मियां होती हैं। अमा यार, तुम्हारे यहाँ गर्मियां होती हैं तो क्या पूरी पृथ्वी पर गर्मियां होंगी? बताएं। जैसे इस दिन जानते हो क्या होता है, इस दिन साथियों जानते हो क्या होता है? मतलब हमने शायद उल्टा बोल दिया, हाँ, जब सन पृथ्वी के एकदम पास में होते ही 3 जनवरी का समय, ये ठंडियों का समय मैंने लिख दिया है। जबकि होना क्या चाहिए, गर्मी का समय, ये 4 जुलाई यहां होना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन साथियों याद रखिएगा, हम लोग नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, इंडिया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, इस दिन सन के सामने सदर्न हेमीस्फीयर सामने रहता है। सन के सामने इस दिन सदर्न हेमीस्फीयर सामने रहता है। जब पेरीहिलियन का समय होता है सो सदर्न हेमीस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। और 4 जुलाई के दिन, 4 जुलाई के दिन साथियों नॉर्दर्न हेमीस्फीयर सूर्य के सामने रहता है। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, 4 जुलाई नॉर्दर्न हेमीस्फीयर सूर्य के सामने रहता है। अब बात समझ में आ गई होगी। और इंडिया हमारा कहां लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में।
तो हमारे 4 जुलाई के दिन सूर्य और पृथ्वी की भले दूरी दूर मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भले दूर है, लेकिन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में हम बैठे हैं, इंडिया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है। तो 4 जुलाई के दिन सामने होता है, इसलिए गर्मियां होती हैं हमारे यहाँ। और यहां पर आप देख रहे हो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में गर्मी होगी, क्योंकि 3 जनवरी को हमारे यहां ठंडी होगी, क्योंकि सूर्य किस हेमीस्फीयर में आप चमक रहा होगा? सदर्न हेमीस्फीयर में। सदर्न हेमीस्फीयर में गर्मी होगी, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ठंडी होगी, सीधी सीधी बात है यार। 4 जुलाई के दिन बस इतना याद रखना, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर जहां हम लोग बैठे हुए हैं वो सामने रहता है। 3 जनवरी के दिन सदर्न हेमीस्फीयर सूर्य के सामने रहता है। तो आप ये सोच रहे होंगे 3 जनवरी को हमारे यहां गर्मियां होनी, 3 जनवरी को हमारे यहां ठंडियां होती हैं, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पास में है, ऐसे में तो गर्मी होनी चाहिए। लेकिन नहीं साथियों, मैं कह रहा हूं सदर्न हेमीस्फीयर सूर्य के सामने होता है। ये चीज बार बार आप रिकॉल कर लीजिएगा, यूट्यूब पे आप तो कई बार सुन सकते हैं, शायद कम समझ में आ रहा हो कुछ लोगों को। और हम लोग किस में बैठे हैं? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। ये बात समझ है? तो ये बताओ, पेरीहीलियन के दिन ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त होगा कि कम? उपसौर, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज्यादा होती है, उपसौर के दिन ज्यादा इंसोलेशन होगा। ज्यादा इंसोलेशन मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। इस दिन क्या क्या होगा भाई? इस दिन कम इंसोलेशन होगा। लेस इंसोलेशन होगा, कम इंसोलेशन होगा। ये बात समझ गए? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भैया बहुत ज्यादा होगी, तो इंसोलेशन भी यानी कि सूर्य तब भी कम प्राप्त होगा। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी, तो इंसोलेशन ज्यादा होगा। और कब 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 ज्यादा होती है? जब सदर्न हेमीस्फीयर सूर्य के सामने होता है। और इसमें नदर्न हेमीस्फीयर जब सूर्य के सामने होता है, तो कम इंसोलेशन प्राप्त होता है। यह बात समझ में आ रहा है? ऐसे में साथियों आपके दिमाग में यह प्रश्न बन सकता है कि ऐसे में सदर्न हेमीस्फीयर में तो गर्मियां ज्यादा होती होंगी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की अपेक्षा। तो ऐसा नहीं है। सदर्न हेमीस्फीयर को हाइड्रो हेमीस्फीयर भी कहते हैं, उसमें जल की मात्रा सर्वाधिक है। अगर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर सदर्न हेमीस्फीयर दोनों की तुलना करोगे, तो सदर्न हेमीस्फीयर में पानी का अमाउंट ज्यादा है, और पानी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा नहीं होता, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। तो प्रकृति ने बहुत अच्छी चीज हमें दी है, जहां ज्यादा सूर्य तप होगा वहां पानी की मात्रा उन्होंने बढ़ा दी कि जल्दी गर्म ना होने पाए। तो सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी का क्या इंपैक्ट है, यह भी आपने देख लिया, कब ज्यादा कब कम। अब साथियों सौर कलन की बात करेंगे, सोलर स्पॉट। हालांकि जब सन के स्ट्रक्चर में बात करेंगे, तो सोलर स्पॉट को हम बहुत विधिवत समझेंगे। अभी केवल हम लोग थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं। साथियों आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्रोमोस्फियर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। कभी कभी सौर ज्वालाएं या सोलर फ्लेयर इतनी तेजी से ऊपर उठती हैं कि पृथ्वी सूर्य का वायुमंडल छोड़ देती है। और वहां जैसे मान लो यहां से सूर्य की लपटें उठी बहुत दूरी तक, और पृथ्वी और एक तरीके से वो वायुमंडल छोड़ गई, तो यहां पर एक धब्बा बन जाता है काले रंग का। इसी को हम सौर कलंक कहते हैं। इसका तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई यहां पर। फिर से सुनिए, वर्णमंडल में कभी कभी जो सोलर फ्लेयर होते हैं, वो तेजी से गर्म होकर ऊपर उठते हैं और सूर्य का वायुमंडल को छोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां काले रंग के, हल्के काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि सब क्रोमोस्फियर में बहुत चमकदार मंडल है। अब थोड़ा सा भी उसमें धब्बा पड़ा, थोड़ा सा भी तापमान कम पड़ा, तो वो अलग से दिखने लगता है। उसका तापमान का वो टेम्परेचर कितना होता है? 4500 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं? तो साथियों यदि सौर कलंक ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारी पृथ्वी पर सोलर फ्लेयर का ज्यादा असर आएगा, क्योंकि ये वायुमंडल छोड़ के जा रही हैं।
तो ऐसे में सभी ग्रहों पर जाके गिरेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना। सोलर स्पॉट जितने ज्यादा क्रोमोस्फियर में बनेंगे, उतना ही ज्यादा सोलर इंसोलेशन अर्थ पर प्राप्त होगा। सोलर इंसोलेशन प्राप्त होगा। अब सौर कलंक बनते कैसे हैं, इनकी क्या साइकिल होती है, ये भी हम लोग डिस्कस एक तरीके से जब हम सूर्य का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे साथियों, तो उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे। जैसे 40 डिग्री, ये जैसे अगर डायमीटर है मान लो, तो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के बीच में ही सौर कलंक पूरी तरीके से बनते हैं। समझ रहे हैं? ये 5.5 एक तरीके से, या मतलब एक, हाँ, 11 वर्ष की साइकिल होती है इनकी, 11 ईयर की साइकिल होती है। वो ऊपर बनते हैं 0 डिग्री से 40 डिग्री तक, 5.5 साल ऊपर बनते हैं, और 0 डिग्री से 40 साल तक नीचे बनते हैं। खैर, यहां पर अभी हम समझाने लगेंगे तो पूरी पूरी एक क्लास खत्म हो जाएगी सोलर स्पॉट में। तो इसको अलग से ही समझेंगे जब हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के स्ट्रक्चर। बस इतना समझो, सौर कलंक एक धब्बा है, एक स्पॉट है, जो कि क्रोमोस्फियर में होता है। इसका तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। कैसे होता है? जो सौर ज्वालाएं तेजी से ऊपर उठती हैं और सूर्य का वायुमंडल छोड़ देती हैं। समझ रहे हैं? तो ये सूर्य का वायुमंडल छोड़ेंगी तो वहां पर क्या बनेगा? एक काले रंग का धब्बा। क्योंकि हर जगह तो तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, और एक जगह तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस है, कुछ अलग सा दिखने लगता है ऐसा। सोलर स्पॉट इसे कहते हैं। जितना ज्यादा होगा सोलर इंसोलेशन, उतनी ज्यादा होगा, क्योंकि उतनी ही एनर्जी बाहर निकली है ना। सौर कलम के बारे में मैंने बता दिया, इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलर इंसोलेशन। सूर्यता। क्लाउड से क्या इंपैक्ट भैया? देखो, एटमॉस्फेयर में क्लाउड जितनी ज्यादा होंगे, इंसोलेशन उतना ही कम होगा। जैसे आप समझिए, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ये इक्वेटोरियल रीजन है। साथियों, यहां हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, बादल बनाती है और वर्षा कराती है। बात को समझना। मतलब वर्षा होती है एक तरीके से, क्लाउड्स। तो ये ध्यान में रखना, जितना ज्यादा क्लाउड्स होंगे, जैसे अब खूब बारिश हो रही है, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा टेम्परेचर नहीं बन पाता। कारण क्या है? जो सूर्य से एनर्जी आती है, ऊपर वायुमंडल में बादल हैं, तो उसको भेद करके नीचे आ ही नहीं पाती, क्योंकि 27% एल्बिडो कर देता है, 27% एल्बिडो कर देता है। यानी कि बादल का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, सोलर इंसोलेशन उतना ही कम होगा, उतना ही साहब इंसोलेशन कम होगा, उतना ही सूर्यातप कम होगा, उतना ही सूर्यातप कम होगा। क्यों? क्योंकि बादल में एल्बिडो की पावर होती है, 27% रिफ्लेक्ट कर देगा तुरंत। समझ रहे हैं? तो जो भी इक्वेटोरियल रीजन है अर्थ पर, वहां ज्यादा टेम्परेचर कभी नहीं हो पाता। ज्यादा टेम्परेचर हमेशा रिकॉर्ड किया गया है 10 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ में, 0 डिग्री पर कभी नहीं। क्यों? आपका सीधे आंसर होना चाहिए क्लाउडीनेस। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, इक्वेटोरियल रीजन क्लाउडीनेस के इंपैक्ट पे, के इंपैक्ट के कारण, इंपैक्ट मतलब प्रभाव, इंसोलेशन प्राप्त नहीं हो पाता।
ये बात समझ में आया? तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिए। दूसरा साथियों, स्थल विन्यास, टोपोग्राफी, ये भी सोलर इंसोलेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। यहां पर जैसे देख रहे हैं नेचर, प्रकृति, कलर, स्लोप, बात समझ रहे हैं? नेचर, अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो बहुत सारी सरफेस स्मूथ होती है, बहुत सारी सरफेस खुरदुरी होती है। तो यार साथियों, आप याद रखो, जब सरफेस बहुत ही स्मूथ होगी, चिकनी सतह होगी, उतना ही रिफ्लेक्ट करने की पावर रखेगी, और जितनी सरफेस खुरदुरी होगी उतना ही एब्जॉर्व करने की पावर रखती है। तो सोलर इंसोलेशन कहां ज्यादा होगा? जो स्मूथ सरफेस होगी कि रफ सरफेस होगी? जो रफ सरफेस होगी वहां इंसोलेशन क्या होगा बताओ? वहां इंसोलेशन क्या होगा? ज्यादा। और यहां पर इंसोलेशन क्या होगा भाई? यहां इंसोलेशन क्या होगा? कम होगा। स्मूथ सरफेस यहां मैं अलग से लिख दूं, नहीं तो वहां शायद ना दिख रहा हो, अगर दिख रहा हो तो कोई, इंसोलेशन कम होगा। इंसोलेशन कम होगा। अच्छा, जो डार्क सरफेस होगी कलर में, वो ज्यादा इंसोलेशन गेन करेगी, और जो लाइट सरफेस होगी क्या वो गेन करेगी? आप कहते हैं काले कपड़े पहनने से क्या होगा भाई? वो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्व करेगा। ये इंसोलेशन क्या करेगा भाई? बहुत कम। ये इंसोलेशन उतना कम ही कर ही नहीं पाएगा। अब साथियों स्लोप की बात करें, जो ढाल सूर्य की तरफ होंगे, ऑन साइड ऑफ द सन, वो ज्यादा इंसोलेशन गेन करेंगे, ज्यादा इंसोलेशन गेन करेंगे। और जो विमुख होंगे वो इंसोलेशन कम गेन करेंगे। तो देखिए, स्थल विन्यास, टोपोग्राफी, स्लोप का इंपैक्ट पड़ता है साथियों, कलर का इंपैक्ट पड़ता है, और नेचर का इंपैक्ट पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं कि नहीं? तो टोपोग्राफी का भी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट यहां पर पड़ता ही है। तो यहां पर साथियों आपने देख लिया स्थल विन्यास, टोपोग्राफी का क्या इंपैक्ट है, क्लाउड का क्या इंपैक्ट है। क्लाउड ज्यादा होगी तो सूर्यता कम होगा, ये मैंने अभी बताया। सोलर स्पॉट का क्या है भाई? सोलर इंसोलेशन, सौर कलंक अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो सोलर इंसोलेशन कम होगा। सॉरी, यहां पर मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, सोलर इंसोलेशन ज्यादा होगा। सौर कलंक कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये मैंने थोड़ा बहुत बातें की हैं। बाकी सोलर स्पॉट पर जब हम सन के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे साथियों, तो वहां विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का क्या इंपैक्ट पड़ता है? पेरीहिलियन में इंसोलेशन ज्यादा, और अपोहिलियन में इंसोलेशन कम। यानी कि उप सौर में ज्यादा होगा, अप सौर में कम होगा। ठीक है। कहां कहां पर सोलर इंसोलेशन ज्यादा होता है, कहां कम होता है, ये भी मैंने बात की। दूसरा, किरणों का आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल का क्या इंपैक्ट है, ये भी मैंने बात किया इस पे। 21 जून 22 दिसंबर की स्थिति क्या है, 21 मार्च 23 सितंबर की स्थिति क्या है, ये मैंने डिस्कस किया। और साथियों यहां पर हमने बात किया सौरी स्थिरांक के बारे में, लैंजली क्या होता है इस पर मैंने बात किया। तो साथियों उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा फैक्टर विच अफेक्ट द सोलर इंसोलेशन। अब अगली क्लास में फिर नए जोश, नए एनर्जी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।